Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sadaqat Ali, your biology teacher. आज का हमारा सेल साइकिल चैप्टर चैप्टर 21 इसका सेकंड लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर कॉन्सेप्ट के लिहाज से, बायोलॉजी को समझने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल में से इंटरफेज को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि इंटरफेज क्या है और इसमें डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोसिस। What is mitosis? It is a type of cell division which ensures the same number of chromosomes in the daughter cells as that in the parent cells. तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि किस तरीके से एक सेल दो में डिवाइड होता है, तो दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम ही रहती है। माइटोसिस की फेजेस जो है इसमें कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ द होल सेल। इसकी टू फेजेस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जिनके डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो रही है वो है पार्टीशनिंग ऑफ द सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं माइटोसिस में। देखिए ये वाला जो असल में स्ट्रक्चर है, ये जो आपको नजर आ रहा है जिस जगह पे सेंट्रियोल मौजूद है, ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में फर्क है। सेंट्रियोल ये वाले स्ट्रक्चर जो आपको ट्यूब्यूल से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये जो आपको ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, और ये साइटोप्लाज्म के जिस एरिया में, जिस रीजन में ये प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम द रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सेंट्रियोल्स। तो कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल है ये अपने अपने पोल्स की तरफ जा रहा है। स्टूडेंट ये बिल्कुल ऐसे ही देखिए, ये आपके सामने ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम के टू आपको थ्रेड्स नजर आ रहे हैं, इनके इनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, और ये एक ही सेंट्रोमियर के जरिए अटैच है। इसका मतलब है ये वाला सेल इंटरफेज में से पास होके आया है, जिसकी वजह से आपको ये टू थ्रेड नजर आ रहे हैं, 1 2 1 2। तो ये क्रोमेटिड्स, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम, ये इनके टू क्रोमेटिड्स, ये जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये सेंट्रोमियर है, और ये सेंट्रोमियर के जरिए अटैच है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ब्रेकडाउन होना शुरू हो गई है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। और साथ ही देखो बाहर की तरफ ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपने अपने पोल, एक इस पोल की तरफ, एक इस पोल की तरफ जाना शुरू हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही जाते हैं जैसे च्यूइंग गम हम चबाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3-4 च्यूइंग गम हमने चबा रहे हैं, अगर हम अच्छी तरह चबाने के बाद उसको दोनों अपने इस दोनों हाथों में पकड़े, दोनों हाथों में, यानी कि आधी एक हाथ में आधी दूसरे हाथ में, और हम उनको खींचें, तो ये देखो जिस तरह च्युइंग गम को हम खींचेंगे तो इस तरह के थ्रेड उसमें से भी निकलेंगे, हमें नजर आ रहे हैं। ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, बिल्कुल ऐसे ये दोनों जैसे ही एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको ये वाले स्पिंडल फाइबर, जो कि अर्ली स्पिंडल फाइबर है, हमें ये नजर आ रहे हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले हम देखा पार्टीशनिंग ऑफ सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें है वो माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस असल में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जिसमें डिफरेंट तरह के ट्यूब्यूल्स हैं, काइनेटोको ट्यूब्यूल्स और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये मिल के माइटोटिक अपरेटस बना रही है। तो व्हाट इज माइटोटिक अपरेटस? 3 sets of the microtubules originate from each pair of the centriole। ये देखें स्टूडेंट आपके सामने, ये माइटोटिक अपरेटस है सारा। ये एक सेंट्रियोल जो कि आपने पोल पर पहुंच गया है, ये इसका पेरी सेंट्रियोलर रीजन है। ये सेंट्रियोल जिस जगह पे ये प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ये दूसरा सेंट्रियोल और ये वाला रीजन सेंट्रोसोम। यहाँ से 3 तरह के फाइबर अराइज हो रहे हैं। देखिए बेटे, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये आपको डिसअपियर होती नजर आ रही है, इसकी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकडाउन शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात जो है, हम माइटोटिक अपरेटस के बारे में बात कर रहे हैं, 3 तरह की ट्यूब्यूल्स नजर आ रही है। एक ये वाली ट्यूब्यूल्स जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, यानी कि इस पोल से मिड की तरफ आ रही,
इस पोल से ये मिडिल रीजन में आ रही है और ये इंटरडिजिटेट हो रही है, बिल्कुल जैसे दोनों हाथों की उंगलियों को हम एक दूसरे के अंदर घुसा दें, दोनों हाथों की उंगलियों को हम एक दूसरे के अंदर घुसा दें, हम इसको कहते हैं इंटरडिजिटेट। ये एक दूसरे के साथ देखें, मतलब इनको हम अपने हाथों की उंगलियां समझ लें, ये अपने हाथों की उंगलियां हैं, तो देखो ये एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट हो रही है, ये उंगली इधर, ये उंगली इधर, इसके साथ ओवरलैप कर रही है। तो ये वाले फाइबर जो कि सेंट्रियोल से अराइज हो रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्यों? ये पोल से अराइज हो रहे हैं और किसी चीज के साथ अटैच नहीं हो रहे। एक बात। दूसरी बात है, ये वाले जो देखें जो फाइबर्स हैं, ये यहां से इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। ये काइनेटोकोर फाइबर, काइनेटोकोर कहते किसे हैं? ये क्रोमोसोम, इसका एक सेंट एक क्रोमेटिड, ये इसका दूसरा सेंट दूसरा क्रोमेटिड। ये जो सेंट्रोमियर है, इसका खास रीजन है सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, इसके जरिए दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच है। ये वाला जो खास रीजन है, इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये खास की तरह के स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। हम काइनेटोकोर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खास रीजन है और इस जगह पे ये काइनेटोकोर फाइबर, ये दूसरी तरह के फाइबर थे जो कि सेंट्रियोल से अराइज हो रहे हैं और ये काइनेटोकोर सेंट्रोमियर के रीजन के साथ आगे अटैच हो रहे हैं। इधर से भी ये पोलर फाइबर सॉरी काइनेटोकोर फाइबर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर का ये जो काइनेटोकोर रीजन है, इसके साथ ये आगे अटैच हो गए। तो ये वाले फाइबर जो कि काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच हो रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। ये भी देखें काइनेटोकोर फाइबर, ये भी देखें काइनेटोकोर फाइबर। दीज आर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर फाइबर। ये जो बाहर की तरफ ओरिजिनेट हो रहे हैं, बाहर की तरफ, इन्हें हम कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल या इनको हम कहते हैं एस्ट्रल फाइबर। तो तीन तरह के फाइबर्स हमने डिस्कस किए। कौन कौन से? काइनेटोकोर फाइबर, पोलर फाइबर, और ये देखो ये स्टार की तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, हम इसीलिए इनको कहते हैं स्टार की तरह के, हम इनको कहते हैं एस्ट्रल फाइबर। एस्ट्रल मीन स्टार की तरह का ये स्ट्रक्चर है। तो ये सारे मिल के बना रहे हैं माइटोटिक अपरेटस, राइट। तो ये तीन तरह की ट्यूब्यूल अभी हमने पढ़ी। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल विच रेडिएट आउटवर्ड्स एंड फॉर्म एस्टर। देखें जी, ये एस्ट्रल जो कि बाहर की तरफ निकल रही है, हम इनको कहते हैं एस्ट्रल ट्यूब्यूल। सेकंड है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड टू द क्रोमोसोम, अभी मैंने आपको बताया। और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इंटरडिजिटेट विद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द ऑपोजिट पोल। ये देखें, ये इस पोल से आ रहे, ये इस पोल से आ रही, तो एक दूसरे के साथ ये इंटरडिजिटेट हो रही है। तो ये मिलके माइटोटिक अपरेटस बना रही है, राइट। कैरियोकाइनेसिस में डिफरेंट फेजेस है माइटोसिस की, जिसमें प्रोफेज, प्रो मीन बिफोर, यानी कि ये सबसे पहली फेज है। मेटाफेज, मेटा मीन विद, अक्रॉस या आफ्टर, यानी कि प्रोफेज के बाद आ गई मेटाफेज। एनाफेज, एना मीन अप, अगेंस्ट या बैक, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम एक दूसरे डिफरेंट पोल में, अपोजिट पोल में मूव कर रहे होते हैं, हम इसको कहते हैं एनाफेज, अगेंस्ट। टीलोफेज, और ये एंड वाली फेज है, टीलो मीन एंड, राइट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज क्या है। प्रोफेज यानी कि पहले वाली फेज है। तो इस फेज में जो डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए आपके सामने प्रोफेज, इसमें जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ये इधर को, ये इधर को। आपको यहाँ से माइटोटिक स्पिंडल्स भी नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो गई, राइट। न्यूक्लियोलिस गायब होना शुरू हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन शुरू हो गई। क्रोमोसोम विद 2 क्रोमाटिड्स हमें सेंट्रोमियर के साथ अटैच नजर आ रहे हैं। तो ये प्रोफेज, ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग फेज क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता अभी, तो क्रोमोसोम हमें हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स फॉर डीएनए, ये स्टेन्स मीन कलर करना। हिस्टोलॉजिकल स्टेन में हम डिफरेंट तरह की डाइज इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर हमने डीएनए को स्टडी करना है नॉन डिवाइडिंग सेल में, जिसमें सेल अभी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम हिमेटोजाइलिन और एयोसिन, इयोसिन, हिमेटोजाइलिन, इयोसिन, ये दो स्टेन है। एक हिमेटोजाइलिन हम स्टेन करके डीएनए को विजिबल देख सकते हैं, एक इयोसिन से हम डीएनए को विजिबल कर सकते हैं।
क्रोमेटिन मटेरियल प्रोफेज में हमें विजुअलाइज हो जाता है, हमें क्रोमेटिन मटेरियल नजर आना शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन इज स्टार्ट, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल था जो कि साइटोप्लाज्म में था वो कंडेंस्ड होके अब देखिए ये हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में नजर आ रहा है। बेटे ये बिल्कुल वैसे ही है, क्रोमेटिन मटेरियल में जो कंडेंस हुआ है ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो कि पतंग उड़ा रहे होते हैं, अगर वो पतंग जो है वो डोर से उड़ाते हैं, डोर अगर मैं सारे कमरे में स्कैटर्ड कर दूं और कमरे को हम कहते हैं न्यूक्लियस है, तो वो जो डोर है वो क्रोमेटिन मटेरियल है। अब आपने देखा होगा बच्चे जल्दी से डोर को हाथ पे इकट्ठा कर लेते हैं या उसको राउंड शक्ल में इकट्ठा कर लेते हैं। अगर वो हाथ पे इकट्ठा कर लेते हैं, मसलन वो जो इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही बनेगा ना, वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है अब वो इकट्ठा होके कंडेंस होके क्रोमोसोम की फॉर्म में हमें नजर आ गया, हमें मिल रहा है। इस जगह पे क्रोमोसोम विल हैव टू सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड विद द सेंट्रोमियर, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर, माइटोटिक apparatus is organized, अभी माइटोटिक apparatus को हमने डिस्कस कर लिया। साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस, क्योंकि अब ये सेल डिवाइड होने जा रहे हैं। अब सेल में ज्यादातर जो है ये विस्कोसिटी विस्कस के लिहाज से सेल हमें नजर आता है, विस्कस नजर आता है, मोर विस्कस, राइट। नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटा मीन आफ्टर, यानी कि माइटोसिस के बाद, प्रोफेज के बाद, माइटोसिस की प्रोफेज के बाद ये सेकंड स्टेज है मेटाफेज। इसमें क्या हुआ देखिए, मेटाफेज में क्रोमोसोम द डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं। सेंट्रोमियर हैज अ स्पेशलाइज्ड एरिया नोन एज द काइनेटोकोर। अभी मैंने आपको बताया काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल विल अटैच टू द काइनेटोकोर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स। देखिए बेटे, क्रोमोसोम जो पहले सेल में स्कैटर्ड थे उनके साथ प्रॉपर स्पिंडल फाइबर अभी अटैच नहीं हुए थे। अब स्पिंडल फाइबर यानी कि काइनेटोकोर फाइबर यहाँ पे अटैच हुए और इनको एक लाइन में ले आए। ये देखो एक लाइन में आ गए, इस लाइन को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये देखो क्रोमोसोम एक लाइन में है, इसी लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटर का लफ्ज हमें पता है खत इस्तवा से लिया गया है, जो कि ये जिस पर सूरज सारा साल अमूदन चमकता है, तो ये भी इक्वेटर है इस वक्त ना सेल का, तो इसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इस वक्त ये जो सेंट्रोमियर का काइनेटोकोर रीजन, क्रोमोसोम इस वक्त 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल है, एक ही सेंट्रोमियर के जरिए अटैच है और एक जो क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमियर के साथ 2 काइनेटोकोर फाइबर अटैच है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। फिर सुने, ये एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स, एक सेंट्रोमियर के रीजन काइनेटोकोर और एक क्रोमोसोम के साथ 2 काइनेटोकोर फाइबर अटैच है, एक इस पोल से एक इस पोल से। यही जो काइनेटोकोर फाइबर है ये इसको एक लाइन में लेके आए, इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो ये देखिए आपके सामने सारा का सारा स्ट्रक्चर विजिबल नजर आ रहा है। नेक्स्ट है एनाफेज। एना मीन अगेंस्ट, मैंने अभी आपको बताया है, ये बहुत क्रिटिकल फेज है। इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमैटिड्स, यानी कि आप क्रोमैटिड का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्रोमोसोम्स कहेंगे। काइनेटोकोर फाइबर विल कॉन्ट्रैक्ट टू द पोल्स, polar microtubule elongates to separate from the centromere, and half chromosomes travel toward each pole। अब बेटे हम ये क्रोमैटिड्स का लफ्ज गलती से लिखा गया है, अब ये क्रोमोसोम्स हम कहेंगे, not the chromatids। when these are attached, when chromatids, ये एक क्रोमैटिड, ये देखिए ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, when chromatids are attached by the same centromere, then these are called as chromatids। लेकिन when centromere divide, देखिए ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, अब ये दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो गए। नो, these are called as chromosomes and not the chromatids। फिर सुने, when chromatids are attached by the same centromere, these are called chromatids। when the centromere divide, अब देखो सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया और ये क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो गए। नो, these are called as chromosomes and not the chromatids। क्रोमैटिड हम तब कहेंगे जब ये एक ही सेंट्रोमियर से अटैच होंगे।
एनाफेज। इसमें क्या हुआ कि सेंट्रोमियर डिवाइड किया, ये क्रोमोसोम, अब ये कंप्लीट क्रोमोसोम है, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अपने अपने ये इधर मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? ये वाले स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वाले काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि सॉरी क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमेटिड्स थे, अब ये क्रोमोसोम है, अब ये अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो पोलर फाइबर्स हैं ये इलोंगेट हो जाते हैं, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, ये जब इलोंगेट होंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता सेल को इलोंगेट भी करेंगे और रिजल्ट के तौर पर इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होगी इन क्रोमेटिड्स के ऊपर, और ये कॉन्ट्रैक्ट जब होंगे ये वाले फाइबर तो ये क्रोमेटिड्स को अपने अपने पोल्स, ये पूरा एक मैकेनिज्म है और काफी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है कि किस तरीके से क्रोमेटिड्स जो है, सॉरी किस तरीके से स्पिंडल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म है। अभी हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि ये इलोंगेट हुए, एक दूसरे को पुश करेंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी और ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो ये था एनाफेज। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलो का मतलब होता है एंड, एंड फेज। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे गांव में, शहर में, इधर उधर वो छुपन छुपाई खेलते हैं ना, तो इस छुपन छुपाई में जो बंदा नजर आ जाता है एक बच्चा दूसरे बच्चे को, तो वो दूसरे को कहते हैं टीलो। टीलो का मतलब है एंड। देखो हमें छोटे छोटे बच्चे से भी सीखना चाहिए। टीलो का मतलब होता है एंड। वो छोटे बच्चे ने जिस बच्चे को देख लिया ना, उसको कहता है अब तुम्हारा एंड हो गया, अब नहीं तुमने छुपना। टीलो मीन एंड, ये एंड वाली फेज है। इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पर पहुंच गए। ये देखिए क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पर पहुंच गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रिपेयर हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई। क्रोमोसोम के इर्द गिर्द क्रोमोसोम अनवाइंड, क्रोमोसोम दोबारा से स्कैटर्ड होना शुरू हो गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड होना शुरू हो गया। और इसमें जो न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हुए थे वो भी रीअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और इस टीलोफेज के साथ ही ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दंसना शुरू हो गई। इसकी पिंचिंग इनवर्ड, इसको हम कहते हैं पिंचिंग इनवर्ड, इस प्रोसेस को हम फ्रॉविंग भी कहते हैं। ये वाला प्रोसेस टीलोफेज के में स्टार्ट हो गया। टीलोफेज क्रोमोसोम रीच टू द ऑपोजिट पोल्स, टर्मिनेट्स एनाफेज, एनाफेज के खत्म होने की ये निशानदेही है। क्रोमोसोम स्टार्ट डीकंडेंसिंग, जो प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे, क्रोमोसोम शॉर्ट होना शुरू हो गए थे, क्रोमोसोम थिक होना शुरू हो गए थे, क्रोमोसोम से हमें वाजिया नजर आना शुरू हो गए थे, अब वो दोबारा से डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। माइटोटिक apparatus डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई रीअपीयर हो जाएंगे। और टू न्यूक्लियोलाई, देखें ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियोलाई हमें नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फेज है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, कैसे कंप्लीट हुआ, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, लेकिन अभी साइटोप्लाज्म वैसा का वैसा है। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस प्लांट में और तरीके से होता है, एनिमल्स में और तरीके से होता है। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट बनती है और एनिमल सेल्स में फ्रॉविंग का प्रोसेस होता है। हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे कि साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में किस तरीके से होती है, साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में किस तरीके से होती है। अगर एनिमल सेल में देखें, ये देखें न्यूक्लियस रीअपीयर हो गया, न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई बन गए। अब क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पिंचिंग इनवर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दंस रही है। असल में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना, कैसे बना, in the last of the karyokinesis, astral microtubules send signals to the equatorial region of the cell. Actin and myosin activate and form contractile ring. ये देखिए ये वाली जो प्रोटीन आपको नजर आ रही है, ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल, ये इस तरफ भी रिंग बनते हैं, यानी कि ये ट्यूब्यूल इस तरह भी बनती है इस तरीके से। तो ये असल में इस तरीके से जो ट्यूब्यूल्स यानी कि यहाँ पे क्रॉस से बनेंगे, ये इधर भी अटैच होंगी, इधर भी अटैच होंगी और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचेंगी। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ अंदर की तरफ इसको खींचेंगी तो रिजल्ट क्या होगा कि ये पास पास आना शुरू हो जाएंगे, इधर से भी इधर से भी। अल्टीमेटली यही वाला कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है
ये कंडक्टाइल क्लीवेज फोरो जो हमें नजर आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म को 2 सेल्स में अल्टीमेटली डिवाइड कर देगा। इस प्रोसेस को हम फ्रोबिंग भी कहते हैं। ये हमें एनिमल सेल में नजर आती है। प्लांट सेल में लैक सेंट्रियोल्स हैव एनालोगस रीजन। प्लांट में हमें पता सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो प्लांट में इससे मिलता जुलता रीजन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो प्लांट में हम देखेंगे कि किस तरीके से साइटोकाइनेसिस होती है। देखिए बेटे आपके सामने ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस बन गया, ये दूसरा न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई। अब ये साइटोप्लाज्म ने ओवरऑल डिवाइड होना है। गोल्जी एपरेटस हमें पता है सेल के अंदर होते हैं। गोल्जी एपरेटस से छोटे छोटे वेसिकल अलग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल। ये देखिए ये 2 गोल्जी वेसिकल हैं। ये गोल्जी वेसिकल आज से हिस्सा बढ़ते जाते हैं और भी गोल्जी वेसिकल आती हैं। ये यहाँ पे एक लाइन की फॉर्म में आ जाती है। ये एक वेसिकल, ये दूसरा वेसिकल, ये तीसरा वेसिकल। जिनकी मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ 1 2 3 फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा वेसिकल आ जाते हैं, इनकी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है। जब मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई तो देखें ये एक बहुत बड़ा वेसिकल टाइप बन गया। जो गोल्जी वेसिकल की मेम्ब्रेन है, देखिए ये वाली मेम्ब्रेन गोल्जी वेसिकल की मेम्ब्रेन और गोल्जी वेसिकल की मेम्ब्रेन, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शक्ल इख्तियार करेगी। इधर वाली मेम्ब्रेन इधर के सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर वाली ये मेम्ब्रेन इधर के सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो ये वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है अब ये खाली हो गया। ये वाला प्रोटोप्लाज्म, ये वाला प्रोटोप्लाज्म अपने बाहर की तरफ यहाँ पे ये वाला सेल इधर सेल वॉल बना लेगा, ये वाला सेल इधर सेल वॉल को सिक्रीट करेगा। हमें पता है सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल जो बाहर की तरफ बनेगी वो प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट करेगा। इस तरीके से 2 सेल एक सिंपल जर्क के जरिए फिर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये था ये जो आपको प्लेट बनी नजर आती है, स्ट्रक्चर बना, इसे हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट बनती है। तो फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट कैसे बनी? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो गोल्जी वेसिकल सेपरेट होते हैं उनसे ये बनती है। इसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। किससे बनी? गोल्जी वेसिकल से। गोल्जी वेसिकल की मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन, ये बन जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये फिर अपनी अपनी तरफ वाली सेल वॉल की फॉर्मेशन कर लेती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दोनों सेल्स में इक्वल जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल्स में। नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मटेरियल रिमेन अनचेंज। चूंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, हमें पता क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होती है, तो जेनेटिक मटेरियल अनचेंज। जब सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 में डिवाइड हो रहा होता है, तो सबके अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कंटिन्यूटी ऑफ सिमिलर इंफॉर्मेशन, यानी कि एक सेल से दूसरे, दूसरे सेल से 1 से 2, 2 से 4 सेल में, सब में अगर हमारी बॉडी के मिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं तो सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। दूसरी बात, हेल्प्स इन ग्रोथ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, हीलिंग ऑफ वुंड्स और रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्डर सेल्स भी इसी का हिस्सा है। हेल्प इन टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग में भी माइटोसिस हमें हेल्पफुल होती है। रिक्वायर्स मैनेज एंड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस है। अगर ये कंट्रोल और ऑर्गेनाइज प्रोसेस नहीं होगा तो ये कैंसर का सबब भी बन सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।